नमस्ते मेरे बच्चों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। लर्निंग का मतलब है लर्न राइट इन द राइट एनवायरनमेंट, सही प्रिपरेशन, सीरियस प्रिपरेशन फॉर द सीरियस कैंडिडेट इन द सही एटमॉस्फेयर। तो बेटा, आपको पता है कि जेई मेंस जनवरी 2026 के जो क्वेश्चंस हुए थे उनको टॉपिक वाइज हम लोग इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। आज इसी में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर अमाइंस। कुछ क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में डिस्कस किए थे, बाकी सारे क्वेश्चन इस क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन होते हैं वो बेटा मिसलिनियस होते हैं। जैसे आपको पता है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट वाला टॉपिक है, तो इस समय तक आते आते हमें सारी रिएक्शनों का आइडिया होता है। तो इस चैप्टर में आपको बहुत सारी ऐसी क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे रिएक्शन तो स्टार्ट अल्कोहल से हुई होगी, एल्डिहाइड से हुई होगी, एल्कीन से हुई होगी, लेकिन लास्ट तक आते आते वो अमाइंस का क्वेश्चन बन जाता है। मतलब इस चैप्टर को रिवीजन की तरह हमें यूज करना चाहिए, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन हमें इस चैप्टर में डिस्कस करने को मिलते हैं। तो जल्दी से बेटा इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन में है बेटा, ए स्टूडेंट हैज बीन given a compound X of the molecular formula C6H7N. X is sparingly soluble in the water. However, on the addition of the dilute mineral acid, X becomes soluble in the water. X, when treated with the CHCl3 and aqueous KOH, Y is produced. Y has a specific unpleasant smell. On the treatment with the benzene sulfonide chloride, X get the compound Z, which is soluble in the alkali. The number of different hydrogen atoms are present. तो बेटा देखो, ये क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन है। आप देखो ये C6H7 नाइट्रोजन दे रखा है, तो ये जो है बेसिकली आपको फॉर्मूला देख के ही समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं ये हमें एनिलीन दे रखा है। एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H7 नाइट्रोजन। और ये जो है ये स्पेरिंगली सॉल्युबल वाटर में है, ये हमें पता है। और क्योंकि ये खुद क्या है, एक तरह से बेसिक है, तो ऑब्वियसली ये एसिड में तो डिसॉल्व हो ही जाएगा। तो सेकंड वाली चीज जो यहाँ पे दे रखी है, ऑन द एडिशन ऑफ द डाइल्यूट मिनरल एसिड एक्स बिकम सॉल्युबल इन द वाटर, बात सही है। एंड व्हेन ट्रीटेड विद द CH3Cl KOH। अब आप देखो ये कौन सी रिएक्शन है? कार्बाइलामाइन रिएक्शन है। यहाँ पे CHCl3 क्लोरोफॉर्म और KOH से जब हम इसको ट्रीट करेंगे तो आपको पता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाता है। और आइसोसाइनाइड की स्मेल कैसी होती है? अनप्लीजेंट बिटर आलमंड स्मेल इसकी होती है, जो कि हमें दे रखा है। ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड एक्स गिव द कंपाउंड। अब बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड क्या होता है? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को हिंसबर्ग रिएजेंट भी बोलते हैं, आपको याद होगा। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है। रिएक्शन क्या होगी? एक Cl और एक H निकल जाएगा, HCl निकलेगा यहां से, और क्या बन जाएगा? हमारे पास बन जाएगा ये बेंजीन की, आप समझिए वो एरोमेटिक रिंग है जो कि नाइट्रोजन से जुड़ी हुई है, NH। अब एक हाइड्रोजन यहां से निकला और एक क्लोरीन यहां से निकला है, तो क्या आ जाएगा? सल्फर, डबल बॉन्ड O, और फिर से यहाँ पे एक एरोमेटिक रिंग आ जाएगी, और ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ये हमारा प्राइमरी अमीन की रिएक्शन है। आपको पता है बेंजीन सल्फोनाइड हिंसबर्ग जो रिएजेंट होता है उसको फिर हम जो NaOH से ट्रीट करते हैं, NaOH में जाके ये डिसॉल्व हो जाता है, सेकेंडरी डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या दे रखा है? अब इसमें पूछ रखा है बताओ कितने डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन एटम है। तो जरा चेक करो बेटा, देखो एक ये होगा, हम बोलेंगे ये NH वाली रिंग पे ऑर्थो पोजीशन, फिर एक ये होगा NH वाली रिंग पे मेटा पोजीशन। इन दोनों को हाइड्रोजन को कौन सा बोलेंगे? ऑर्थो। इन दोनों को क्या बोलेंगे? मेटा। और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पैरा। तो 1 2 3 टाइप ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे मिले। अब एक रिंग ऐसी है जो कि सल्फर से जुड़ी है, यहाँ पे ये दोनों हाइड्रोजन को कौन से बोलेंगे? ऑर्थो पोजीशन ऑफ रिंग विच इज कनेक्टेड विद द सल्फर। इसको क्या बोलेंगे? मेटा पोजीशन ऑफ द रिंग विच इज कनेक्टेड टू द सल्फर। और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पैरा पोजीशन ऑफ द रिंग विच इज कनेक्टेड टू द सल्फर। तो यहाँ पे भी 1 2 3 टाइप के हाइड्रोजन यहाँ पे हुए, और एक हाइड्रोजन और बचा है जो कि यहाँ पे है। तो टोटल कितने टाइप के हाइड्रोजन हुए? 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 6। ठीक है, और एक नाइट्रोजन से, तो टोटल बेटा 7 डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन हमारे पास इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4। 7 टाइप के डिफरेंट हाइड्रोजन होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है बेटा, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द फ्रॉम द यूजिंग सिंपल रिएजेंट इन द ऑर्डर। पहले एल्कलाइन KMnO4 से ट्रीट करना है,
फिर अमोनिया से ट्रीट करना है और फिर ब्रोमीन वाटर से ट्रीट करना है। देखो बेटा ये स्टेटमेंट सही है। देखो आपको पता होगा कि हमारे पास क्या है, पहले एक जनरल रिएक्शन देखते हैं कि अगर बेंजाइलिक पोजीशन, ये वाला कार्बन बेंजाइलिक होता है, अगर इस पोजीशन पे अगर एक भी हाइड्रोजन है, इस पोजीशन पे एक भी हाइड्रोजन है और हम उसको ट्रीट करते हैं KMnO4 से, तो वो इस पोजीशन पे जितने भी CH बॉन्ड हैं उन सबको क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है और फाइनली इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। मतलब यहाँ पे COOH बन जाता है। अब जरा इस कंपाउंड के बारे में सोचिए जो गिवन है। देखो ये एक कार्बन है बेंजाइलिक, ये वाला कार्बन कैसा है, बेंजाइलिक है, ये वाला कार्बन कैसा है, बेंजाइलिक, और ये वाला कार्बन भी कैसा है, बेंजाइलिक। जब हम इसको ट्रीट करेंगे KMnO4 से तो दोनों ही कार्बनों को क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा और फाइनली हमारे पास क्या बनेगा, पहला जब हम इसको KMnO4 से ट्रीट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा कुछ इस तरह से। दोनों ही पोजीशन पे एक COOH यहाँ पे आ गया और एक COOH यहाँ पे आ गया। अब इसको किससे ट्रीट करना है, अब इसको ट्रीट करना है अमोनिया से। तो हमने इसको 2 अमोनिया से ट्रीट किया, 2 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुए और अब क्या बन गए, जहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगे थे वहां पे क्या लग गया, अमाइड लग गया। ठीक है, फिर हमसे क्या देखा है, फिर देखा है ब्रोमीन एंड एल्कली। ये कौन सी रिएक्शन है, ये है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ठीक है, आपको पता होगा जब यहाँ पे हम ब्रोमीन और KOH से ट्रीटमेंट करेंगे तो ये जो अमाइड है ये सिंपली अमीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब अमीन में कन्वर्ट होगा तो क्या आ जाएगा, एक NH2 यहाँ पे आ जाएगा और एक NH2 यहाँ पे आ जाएगा। आपको देखो यही बोल रखा है, यही कंपाउंड जो मैंने आपको बनाया है इसको हम सिंथेसाइज कर सकते हैं इस रिएक्टेंट से थ्रू द सीरीज ऑफ रिएक्शन। तो जो पहला स्टेटमेंट आ रहा है वो कैसा हो गया, वो तो भाई ट्रू हो गया। अब अगला देखो, ये एक कंपाउंड है हमारे पास, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू दिस वन बाय द यूजिंग ब्रोमीन वाटर NaNO2 एंड एक्वस H3PO2। अब आप देखो बेटा यहाँ पे अगर आप देखो तो ये दोनों ही एक्टिवेटिंग ग्रुप है, NH2 प्लस R के थ्रू रिंग को एक्टिवेट कर रहा होगा और CH3 हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू रिंग को एक्टिवेट कर रहा होगा। अब रिंग को किसी भी लुईस एसिड की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर एक्वस मीडियम में ब्रोमिनेशन कराएंगे तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ब्रोमिनेशन हो जाता है। यहाँ पे नाइट्रोजन है, इसकी ऑर्थो पोजीशन एक ये होगी और एक ये होगी। पैरा पोजीशन ब्रोमिनेशन नहीं होगा क्योंकि पैरा पोजीशन पे तो CH3 पहले से ही विराजमान है। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, इसका हमने क्या किया, इसका आप देखो NaNO2 इसका हमने एजो सॉल्ट बना दिया तो इस पोजीशन पे क्या आ गया, N2Cl- एजोटाइजेशन हो गया। ब्रोमीन यहाँ पे ऑलरेडी है, एक ब्रोमीन यहाँ पे ऑलरेडी है और एक ब्रोमीन यहाँ पे और एक CH3 यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है। फिर इसको हमने H3PO2 के साथ ट्रीट किया। H3PO2 के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या होता है, जहां पे N2 पॉजिटिव लगा होता है वहां पे H आ जाता है। तो अब यहाँ पे ये वाला बॉन्ड टूटेगा और इस पे क्या आ जाएगा, एक हाइड्रोजन आ जाएगा। तो क्या आएगा, देखो बेटा यहाँ पे ऑलरेडी CH3 है, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ पे क्या गया, H। यही हमें दे रखा है हमसे। देखो ये रिएक्टेंट था और ये क्या है, प्रोडक्ट है। और हमने इन 3 रिएक्शनों को यूज करके इस रिएक्टेंट को किस में कन्वर्ट कर लिया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये वाला स्टेटमेंट भी कैसा है, ट्रू। तो स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है और स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है। अब इसमें देखते हैं ये ऐसा कौन सा है। तो बेटा इसका आंसर हो गया सेकंड में दोनों ही स्टेटमेंट जो हमें दे रखे हैं वो एकदम से ट्रू है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग डायजोनियम सॉल्ट। तो देखो बेटा डायजोनियम सॉल्ट जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा उतना ही ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा होगा, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा होगा उतना ही ज्यादा वो स्टेबल करेगा। और जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतना ही ज्यादा वो क्या करेगा, उसको अनस्टेबल करेगा। एक तरह से आप ऐसे सोचो ना बेटा कि ये जो लगा हुआ है ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। तो जो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा वो इसकी इलेक्ट्रॉनों की भूख को शांत कर रहा होगा, वो इसको स्टेबल करेगा। और ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनों में डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉनों का भूखा है। और ये वाला ग्रुप जो होगा विड्रॉइंग ग्रुप होगा, ये भूखे के हाथ से रोटी छीन रहा होगा तो उसको क्या करेगा, अनस्टेबल करेगा। तो यहाँ पे आप देखो सबसे ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप है ये प्लस आर के थ्रू डोनेट करेगा। फिर यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं है, ना ही प्लस आर ना ही माइनस आर।
तो सबसे ज्यादा डोनेटिंग होगा ये, देन ये विड्रॉइंग होगा माइनस आर के थ्रू, और ये भी विड्रॉइंग होगा माइनस आर के थ्रू, लेकिन NO2 का माइनस आर इफेक्ट बहुत ही ज्यादा होता है, तो वो ज्यादा अनस्टेबल करेगा। तो ले देके सबसे स्टेबल हो गया A, उसके बाद रेफरेंस मॉलिक्यूल जहां पे ना ही कोई डोनेटिंग है ना ही विड्रॉइंग है C, उसके बाद होगा D, क्योंकि D में विड्रॉइंग तो है लेकिन लेस विड्रॉइंग है। सबसे ज्यादा डीएक्टिवेट कौन सा होगा, वो होगा सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन सा होगा, सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा B, क्योंकि B में क्या है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो आंसर आ जाएगा ACDB। ACBDB हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर सेकंड में। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में, ACDB ऑप्शन नंबर सेकंड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट द डाइपोल मोमेंट ऑफ RCN इज ग्रेटर देन RNC। पहले इसी को चेक कर लेते हैं बेटा। देखो साइनाइड, यहाँ पे ये वाला कार्बन ज्यादा विड्रॉइंग और यहाँ पे ये नाइट्रोजन ज्यादा विड्रॉइंग, तो नेट डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा और दोनों ही क्या है, कलेक्टिव है, तो ज्यादा आ जाएगा। अब जरा इसका स्ट्रक्चर सीखो, RN डबल बॉन्ड C। अब देखो एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है और दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ये दोनों ही वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। तो ये μ1 जो होगा वो μ2 से ज्यादा आएगा। तो यहां तक का स्टेटमेंट तो कैसा है, सही है। फिर RNC अंडरगोज हाइड्रोलिसिस अंडर द एसिडिक कंडीशन टू प्रिपेयर द ROOH, ये गलत है बेटा। देखो RN डबल बॉन्ड C, अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो क्या बनता है, यहां से बनता है RNH2 और ये वाला ग्रुप भी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस शो करेगा। ये क्या बनेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा फॉर्मिक एसिड में। तो एसिड तो बनेगा, लेकिन कौन सा एसिड बनेगा, फॉर्मिक एसिड बनेगा, उसमें H लगा होगा ना कि R। तो पहले वाली बात सही थी, लेकिन दूसरी वाली बात गलत हो रही है। ओवरऑल स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे, चाहे आधा झूठ हो चाहे पूरा झूठ हो, झूठ तो झूठ ही होगा, तो हम बोलेंगे पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो कैसा है, फॉल्स। अब सेकंड वाले स्टेटमेंट को देखते हैं। RCN अंडरगोज हाइड्रोलिसिस अंडर एसिडिक कंडीशन टू गिव द कंपाउंड विच on the treatment with SOCl2 followed by the addition of ammonia give the another compound X। इसको एक बार कर लेते हैं। देखो बेटा, अब RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे। जो बच्चे एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर उनको किसी मैकेनिज्म में डाउट हुआ करे तो बेटा आप कमेंट किया करो, हम सारे मैकेनिज्म आपको खोल के दिखाएंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा RCOOH। फिर रिएक्शन किससे होगी, फिर रिएक्शन होगी हमारी अमोनिया से। अमोनिया से रिएक्शन होगी, क्या बनेगा, RCNH2। फिर इसने क्या बोला कि फॉलोड बाय द अमोनिया दिस ऑन द ट्रीटमेंट विद कंपाउंड X। कंपाउंड X कौन सा है, यही कंपाउंड X। इसको अगर हम ट्रीट करें किससे, NaOCl और साथ में NaOH। देखो बेटा, ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि ये जो NaOCl इट इज नथिंग बट इट इज द मिक्सचर ऑफ NaOH एंड साथ में Cl2। रिएक्शन करने पे ये NaCl और साथ में NaOCl बनाते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, अमाइड है, ठीक है, ब्रोमोअमाइड रिएक्शन है। तो रिएक्शन की क्या बन जाएगा, RNH2। ये बात सही है, ठीक है। यहां से क्या बन गया, RNH2 विच ऑन द ट्रीटमेंट विद द CH3 कार्बाइलमाइन टेस्ट। इसका कार्बाइलमाइन टेस्ट करा दो, तो कार्बाइलमाइन टेस्ट CHCl3 साथ में KOH। रिएक्शन के बाद क्या होगा, जो अमाइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और यही हमें दे रखा है, तो ये वाला स्टेटमेंट कैसा हो गया, ट्रू। तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, दूसरा स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू। पहला स्टेटमेंट फॉल्स, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू। इसका आंसर भी क्या हो गया, इसका आंसर भी बेटा हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। बढ़िया क्वेश्चन है, देखो सारे हमारे पास रिवीजन होते हुए चल रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है स्टूडेंट हैज प्लान्ड प्रिपेयर acetanilide from aniline using acetic anhydride. The student has started 9.3 gram of aniline. However, the student has managed to obtain 11 gram of dry acetanilide. The percentage yield of this reaction. अब देखो बेटा, यहाँ पे क्या है, एनिलीन दे रखा है। एनिलीन की रिएक्शन किससे करा है, एनिलीन की रिएक्शन कराना है एसिटिक एनहाइड्राइड से।
किससे करा रहे हैं? एसिटिक एनहाइड्राइड से। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, असिलियम आयन बनेगा और ये जाके यहाँ पे अटैक करेगा। क्या बन जाएगा? यहाँ से बन जाएगा कुछ इस तरह से NHCO CH3। अब देखो इसका एक मोल, इसका एक मोल ही प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब इसका मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। देखो बेटा, ये अगर हटा दें, एक H हटा के नाइट्रोजन लगा दिया, तो एक H हटाने के बाद इसका बेंजीन का मोलर मास, मतलब जो फिनाइल है उसका मोलर मास कितना बचा? 77। लगा है नाइट्रोजन 14 और 2 साथ में हाइड्रोजन, तो ये 16 और 7 कितना हो गया? 13 का 3 और यहाँ पे क्या गया? 93। इसका मोलर मास है 93 और इसका गिवन मास कितना मास है? इसका गिवन मास है 9.3, मोलर मास है 93। इसका कितना मोल बना? 0.1 मोल बना। अगर इसके 0.1 मोल है तो इसके भी कितने बनेंगे? इसके भी 0.1 मोल ही बनेंगे। इसका मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। अब आप देखो ये वाला पार्ट इसका कितना है? 77। नाइट्रोजन का कितना आएगा? 14। हाइड्रोजन का कितना आएगा? 1। कार्बन का कितना आएगा? 12। ऑक्सीजन का कितना आएगा? 16। इस कार्बन का 12 और इस हाइड्रोजन का 3। अब इनको ऐड कर लेते हैं। ये हो गया 11, 11 और 1 12, 12 और 2 14, 14 और 6 20, 20 और 5 25। ये हो गया 9, 10, 11, 12, 13, तो ये हो गया 135। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा? मास कितना बना था? 11 ग्राम। मोलर मास कितना था? 13.5। ये आ गए मोल्स। ठीक है, बनने कितने चाहिए थे? ये वो है मोल्स प्रोड्यूस। ये क्या आ गया? ये आ गया मोल प्रोड्यूस्ड। ठीक है, यील्ड को निकालने के लिए क्या करते हैं? मोल प्रोड्यूस्ड एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय व्हाट कुड बी द मैक्सिमम प्रोडक्शन। मैक्सिमम प्रोडक्शन कितना होता? 0.1 मोल। 0.1 मोल ही प्रोवाइड करता, तो ये 0.1। अब ये है मोल्स दैट could be produced when the efficiency is 100% और when the yield is 100%। और इसको हमें परसेंटेज में निकालना है। परसेंटेज में निकालने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप बेटा जब सॉल्व करोगे तो ये करीब करीब 81.5 आ जाता है। हमारे पास आंसर हो जाएगा इसका 4th। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है बेटा, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शंस गिवन द मेजर प्रोडक्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिएक्शन। देखो बेटा, ये रिएक्शन तो देखने में तो सही लग रही है। ठीक है, यहां पे क्या है? CO, यहां पे है नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज। अगर कोई नॉर्मल एल्काइल हैलाइड होता तो वहां से क्या होता? ये X माइनस निकलता, ये जाके यहाँ पे अटैक करता, क्या बनता? कुछ इस तरह से बनता, CONR। और इसका जब हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हमारे पास इन दोनों पोजीशन पे COOH आ जाता, इन पोजीशन पे COOH आ जाता और यहाँ पे क्या जाता? RNH2। ये एक प्राइमरी एल्काइल हैलाइड बन जाता। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो बेटा, तो यहाँ पे ये क्या दे रखा है? यहाँ पे आपको एक एरोमेटिक अराइल हैलाइड दे रखा है। अब ये तो अच्छा लिविंग ग्रुप है ही नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पे पता है यहाँ तो डबल बॉन्डेड कैरेक्टर होता है, तो X तो यहाँ से अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। जब X अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है तो ये कभी नहीं निकलेगा। जब ये कभी निकलेगा तो N जाके उस पर अटैक नहीं कर पाएगा। तो ये वाली रिएक्शन भाई इस तरीके से पॉसिबल नहीं है। अब दूसरा देखते हैं। देखो बेटा, ये हमारे पास एक अमाइन है, ये कार्बाइल अमाइन रिएक्शन कराई, वहां पे नया अमाइन की जगह आइसोसाइनाइड बन गया। आइसोसाइनाइड का बेटा फिर हमने क्या कराया? रिडक्शन कराया। अब रिडक्शन कराया तो रिडक्शन में होगा क्या? रिडक्शन में भाई ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि हाइड्रोजन आ जाएंगे, तो CH2N ट्रिपल बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट बना लेते हैं C। अब इसका हम जब रिडक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? PH फिनाइल रिंग, CH2, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ गए, NH, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया। ठीक है, और साथ में क्या आ गया? CH3। तो यहाँ से सेकेंडरी अमीन बनता, यहाँ से क्या बनता? सेकेंडरी अमीन बनता। लेकिन इन्होंने गलती ये कर रखी है, इस वाले कार्बन को पूरी तरीके से हटा दिया और क्या बना दिया? प्राइमरी अमाइन बना दिया, जो कि नहीं होगा। तो ये सेकेंड वाली रिएक्शन जो है ये भी कैसी हो गई? ये भी गलत हो गई। बनना चाहिए सेकेंडरी अमीन और दे रखा है क्या? प्राइमरी अमीन। अब ये देखो सही है, ये देखो बेटा अमाइड ग्रुप है और ये कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है। और आप देखो
वहां से सिंपल सिंपल क्या बन गया, प्राइमरी अमीन बन गया। तो ये वाली रिएक्शन सही है, बैलेंस भी है। अब इसमें जरा सोचो, इस वाले को चेक करते हैं। देखो NHCO अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला ग्रुप डोनेटिंग है, ये वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन रिच होगी। और ये वाला ग्रुप विड्रॉइंग है, ये इलेक्ट्रॉन रिच, ये जो रिंग होगी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी। अब किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना है, जैसे यहाँ पे हम नाइट्रेशन करवा रहे हैं तो NO2 पॉजिटिव को अटैक करना है। NO2 पॉजिटिव कहाँ अटैक करेगा? आप ये सोचो, एक भिखारी है, उसको दो जगह से दान मिल रहा है। एक जगह से उसको अच्छा, और भिखारी को बहुत भूख लगी है, और दो जगह उसको दान मिल रहा है। एक जगह बढ़िया खाना मिल रहा है और एक जगह कम खाना मिल रहा है, बेकार खाना मिल रहा है। तो ऑब्वियसली जिसको भूख लगी है वो उस जगह पे जाएगा जहां पे बढ़िया खाना मिल रहा हो। इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये वाली रिंग इलेक्ट्रॉन रिच है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगी, और ये वाली रिंग जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम डोनेट करेगी। तो ऑब्वियसली NO2 का अटैक यहाँ पे होना चाहिए, और जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसमें NO2 यहाँ पे लगना चाहिए। इन्होंने ऐसा नहीं दे रखा है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। तो इसका आंसर आ जाता है बेटा अपना थर्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट परफॉर्म एनालिसिस ऑफ एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड X विच ऑन द एनालिसिस कार्बन की परसेंटेज 61.01, हाइड्रोजन की परसेंटेज 15.25 एंड नाइट्रोजन की परसेंट 23.74 ये दे रखी है। दिस कंपाउंड ऑन द ट्रीटमेंट विद HNO2 H2O produce another compound Y which did not contain any nitrogen atom. However, the compound Y on the control oxidation produced another compound Z that responded to iodoform test. मतलब यहां तक आते आते असाइल ग्रुप आ गया। अब जरा पहले इसको चेक कर लेते हैं, कार्बन कितना है, कार्बन के मोल से निकाल लेते हैं सीधे 61.05 डिवाइड बाय 12। हाइड्रोजन के मोल्स निकाल लेते हैं 15.25 डिवाइड बाय 1, और नाइट्रोजन के मोल निकाल लेते हैं 23.74 डिवाइड बाय 14। ठीक है, अब इसको अगर आप देखो तो यहाँ पे कार्बन कितना आ जाएगा, कार्बन आ जाएगा 5, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15.25, और ये आ जाता है बेटा 1.7। अगर अब एम्पेरिकल फार्मूला निकालें तो 7 बाई 1.7 ये आ जाएगा 3, ये 15 डिवाइड बाई 2 पॉइंट डिवाइड बाई 1.7 ये आ जाएगा 9, और नाइट्रोजन आ जाएगा 1। मतलब जो हमारे पास कंपाउंड है वो एक्चुअल में C3H9N है। मतलब ये कोई एरोमेटिक तो हो नहीं सकता। कार्बन 3 हो सकते हैं। अब यहाँ पे कितने रखे हैं, यहाँ पे तो कार्बन 4 रखे हैं, तो ये भी नहीं हो सकता, तो 1 भी नहीं हो सकता, और साथ में 3 भी 4 भी नहीं हो सकता। तो या तो ये होगा या तो वही हमारे पास ये होगा, जैसे सेकंड में दे रखा है CH3 यहाँ पे है NH2, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे क्या है NH2। अब हमने इसकी HNO2 के साथ रिएक्शन कराई और वाटर के साथ रिएक्शन कराई, तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से पहले डायजोनियम सॉल्ट बनेगा, आपको पता होगा, और वो वाटर के साथ रिप्लेस होके यहाँ पे एक OH आ जाएगा, ये बनेगा। यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी, यहाँ पे CH3 CH2 और साथ में OH बनेगा। अब इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा CH3COCH3, और अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे एक असाइल ग्रुप आ गया, तो ये तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा। जबकि अगर इसका कराए तो यहाँ पे क्या है CH3CH2COH, इसमें असाइल ग्रुप नहीं बल्कि एल्डिहाइड ग्रुप आया, मतलब कोई भी असाइल ग्रुप नहीं है, तो ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। तो हमारा आंसर जो आएगा वो कौन सा आ जाएगा, सेकंड हमारा सही आंसर होगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है टोटल नंबर ऑफ एल्कली इनसॉल्युबल इन द सॉलिड सल्फोअमाइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिएक्शन गिवन अमाइंस विद द हिंसबर्ग रिएजेंट। तो देखो अभी मैंने आपको बताया था कि हिंसबर्ग रिएजेंट की रिएक्शन क्या होती है, RNH2 प्लस ClSO और एक साथ में फिनाइल रिंग। ठीक है, ये रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, ये सिंगल बॉन्ड ही है,
NH S डबल बॉन्ड O और साथ में क्या आ जाएगा, साथ में आ जाएगा PH। अब ये प्राइमरी अमाइन होगा तो क्या होगा, ये फर्दर NaOH में से रिएक्शन करेगा, क्योंकि ये वाला जो H है ये NaOH के साथ निकल जाएगा और ये एक सॉल्युबल सॉल्ट बनाएगा RN नेगेटिव S डबल बॉन्ड O PH और ये NaOH में सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास सेकेंडरी अमीन हो और इसकी रिएक्शन कराएं Cl, थोड़ा सा इसका मूड खराब लग रहा है बोल्ड का, ठीक है, आप लोग माइंड मत करना, ठीक है। ये यहां से HCl निकल जाएगा और ये NHR S डबल बॉन्ड PH और ये हमारे पास सेकेंडरी अमीन से ये आ जाएगी। अब देखो बेटा, यहाँ पे पहले तो H था तो NaOH से रिएक्शन कर ली, अब यहाँ पे कोई भी H है नहीं तो रिएक्शन OH माइनस से नहीं होगी, मतलब ये क्या है, NaOH में सॉल्युबल नहीं होगा, ये इनसॉल्युबल होगा। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, हमें इसमें देखने कौन से सेकेंडरी अमाइन है, जो सेकेंडरी अमाइंस होंगे वो ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हम चेक करते हैं कौन कौन से इसमें सेकेंडरी अमाइंस दे रखे हैं। पहला है एनिलीन। एनिलीन है एक प्राइमरी अमाइन, ये आंसर नहीं होगा। दूसरा एन मिथाइल एनिलीन, एन मिथाइल एनिलीन, ये हमारा आंसर होगा क्योंकि ये एक सेकेंडरी अमाइन है। फिर दे रखा है मीथेन अमाइन, मीथेन अमाइन, मीथेन पे अमाइन, ये प्राइमरी अमीन है। फिर है एन कॉमा एन डाइमिथाइल मीथेन अमाइन, तो ये टर्सरी अमीन होगा, एन कॉमा एन डाइमिथाइल मीथेन अमाइन, तो ये CH3N CH3 ये हमारा आंसर नहीं होगा। फिर है एन मिथाइल मीथेन अमाइन, तो CH3NH CH3 ये अपना सेकेंडरी अमाइन है, ये हमारा आंसर होगा। फिर है मिथाइल मीथेन अमाइन, मिथाइल फिनाइल मीथेन अमाइन, तो CH3NH PH ये सेकेंडरी अमीन है, इसकी भी रिएक्शन होगी। फिर एन प्रोपाइल एनिलीन, एन प्रोपाइल एनिलीन C2H5 ये सेकेंडरी अमीन है, इसकी भी रिएक्शन होगी। फिर है हमारे पास एन कॉमा एन डाइमिथाइल एनिलीन, ये टर्सरी अमीन है, इसकी रिएक्शन नहीं होगी। और है अलाइल अमाइन, अलाइल अमाइन CH2CH2 और साथ में NH2 ये प्राइमरी अमीन है, इसकी रिएक्शन नहीं होगी। फिर आइसोप्रोपाइल अमाइन, आइसोप्रोपाइल अमाइन ये भी बेटा प्राइमरी अमीन है, इसकी भी रिएक्शन नहीं होगी। तो कितने ऐसे हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, 1 2 3 एंड 4, ये 4 ऐसे हैं जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब इनकी रिएक्शन होगी हिंसबर्ग रिएजेंट से, और क्योंकि वो सेकेंडरी अमीन है तो वो कभी भी सॉल्युबल नहीं होंगे। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा 3rd। ठीक है, तो आज की क्लास में बेटा केवल इतने ही क्वेश्चन थे। आपको जो भी डाउट हो, जो भी परेशानी हो, जो भी दिक्कत हो, आप प्लीज़ कमेंट करिए। कोई मैकेनिज्म चाहिए, आप एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी मैकेनिज्म, कोई भी डिटेल में स्टडी चाहिए, प्लीज़ कमेंट करिए, हम आपको वो जरूर प्रोवाइड करेंगे। आप हमारे व्हाट्सअप नंबर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं भी हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाएगी। अब मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। फॉर दिस टाइम थैंक यू एंड गुड बाय प्यारे बच्चों।